नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम जियोग्राफी क्लास 8 चैप्टर 4 कृषि एग्रीकल्चर को पढ़ रहे थे, जिनका ये सेकंड भाग है। हम आगे चलिए पढ़ते हैं। कृषि तंत्र। आज हम कृषि तंत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि तंत्र से। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ सक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। यहाँ पर हमें कृषि तंत्र कहने का तात्पर्य माय फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें यह जानना हो कि कृषि तंत्र एक तरह से आपको कृषि उत्पादन की प्रक्रियाओं को बताया जाए ज़रा, कि कृषि उत्पादन की प्रक्रिया कैसे कैसे होती हैं। साथ ही साथ कृषि या खेती, यदि हम कृषि या खेती को देखें तो एक तंत्र के रूप में यहाँ पर बताया गया है। इसके महत्वपूर्ण क्या क्या होते हैं, आखिर इस जो ये जो क्रम वाइज चलता है, इसके सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है, तो यहाँ पर आपके बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रम, ये सबसे मुख्य है। और साथ ही साथ इनका क्या फ़ायदा होता है, बुआई, जुताई और इनके साथ साथ आपको सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी सब क्रियाएँ नदी की संक्रियाएँ हैं। तो इसमें आपको सिंचाई भी आता है, निराई इट मीन्स निगरानी रखना, और कटाई यानी उसको फिर काट करके फसलों को लास्ट में उसको इकट्ठा करके फिर उससे अलग करना, यानी अनाज को उसके जो बचे कुचे होते हैं ना, वो लास्ट के जो बचे मटेरियल्स उससे अलग करना। इस तंत्र निर्गित के अंतर्गत यहाँ पर फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ये सब बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर माय फ्रेंड्स, आपको एक फिगर दिया गया है, 2 फिगर दिया गया है। फिगर के माध्यम से ये बताया जा रहा है। चित्र 4.2 में कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति बताया गया है, और आपको यहाँ पर सेकंड फिगर में यहाँ पर आपको भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश के बारे में समझाया गया है फिगर के थ्रू। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों फिगर को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पहला में निवेश, सेकंड में प्रक्रम और थर्ड में निर्गत बताया गया है। तो एक किसान को अपनी फसलों को प्रॉपर स्टार्टिंग से इन तक पूरा प्रोसेस करने से, यानी शुरुआत से अंतिम तक अनाज जब तक उनके हाथों में ना आ जाए, उतने के लिए उनको क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए, निवेश में वो मशीनरी में निवेश करते हैं ताकि उनसे खरीदे और उनसे जो जुताई होती है वो कर सके। फिर बीज में ये निवेश करते हैं, और बीज जिन भी फसल का लगाना हो, और रसायन उनका प्रयोग जरूर करते हैं ताकि घनत्व ज़्यादा और अच्छे से फसल हो सके। और साथ ही साथ जुताई, बुआई और छिड़काव, ये तीनों का कार्य साथ में चलते रहता है किसान के माध्यम से, और जिनका परिणाम क्या होता है, एक अच्छी फसल उनके पास आती है। जुताई करना, बुआई करना, छिड़काव करना, ये तीनों मनुष्य को हमेशा निगरानी में यानी निराई में रखना पड़ता है, अपने निगरानी में। यहाँ पर हम सेकंड फिगर में देखें माय फ्रेंड्स, 4.3 में क्या बताया जा रहा है, भौतिक यानी कि जो प्राकृतिक तौर पर जो निवेश होता है वो, और एक मानवीय खुद से करता है। तो मानवीय निवेश यहाँ पर आपको दिखाया गया कि देखिए, पानी का यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर भंडार, और इसके थ्रू जो पानी आ रहा है, यानी पानी, श्रम, मशीनरी और रसायन, इन ये सब का प्रयोग होता है, और इनके थ्रू ही मतलब इनकी भी फसलों तैयार होती है। कृषि में निवेश करना पड़ता है इतना ना, यानी कि उतना मतलब लागत लगती है। यहाँ भौतिक निवेश यानी प्राकृतिक तौर पर देखें तो सूर्य की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं माय फ्रेंड, इसके अलावा भौतिक निवेश भी बहुत जरूरी होता है। यदि हमारा पर्यावरण या फिर प्राकृतिक सही तरीके से नहीं, सारा चीज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो फिर इन सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा माय फ्रेंड्स। तो इन सब का फ़ायदा हो, इसके लिए ज़रूरी है ये भौतिक निवेश भी होना, वर्षा सही तापमान में होना, सही सही टाइम पे होना फसलों के लिए, और मृदा का उपजाऊ होना, ढालदार थोड़ा खेत होना, ताकि मतलब एक जगह पानी मतलब पानी ढालदार होना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो रखता है, और तापमान सही होना, और सूर्य का रोशनी उस पर, उन खेतों पर यानी कि उन फसलों पर पड़ना। तो इन सब सभी ओवरऑल सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही हमें यहाँ पर कृषि तंत्र का ये बताया गया है आपको, ठीक है, जिसमें जुताई, बुआई सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है, सिंचाई और यहाँ पर तक लास्ट में कटाई तक की। आगे हम चलते हैं माय फ्रेंड्स कृषि के प्रकार में। कृषि के प्रकार क्या क्या होते हैं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार में हमें किस किस टाइप का कृषि मतलब हमें देखने को प्राप्त होता है।
तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद को मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है कौन कौन से? ये निर्वाह कृषि है और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। यहाँ पर माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो मुख्य कृषि के नाम दिया गया है जिस प्रकार की कृषि की जाती है। ये प्रकार है कृषि के। तो पहला जो प्रकार हमें दिया गया है वो निर्वाह कृषि के बारे में बताया गया है और सेकंड हमें बताया गया वाणिज्य कृषि के बारे में। तो वाणिज्य कृषि के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं निर्वाह कृषि के बारे में कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदि निर्वाह कृषि के वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर माय फ्रेंड्स आपको देखिए बताया जा रहा है कि जो कृषक फैमिली होती है, कृषक यानी अपना जीवन चलाने के लिए, नॉर्मल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक जो शुरुआत से हमारे घरानों में चला है, हमारे दादा परदादा फिर पापा फिर हम भी कृषक में, मतलब ये एक तरह से कंटिन्यूटी जो बना हुआ है उससे रिलेटेड ये आपको बताया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का ये उपयोग बताया जा रहा है। ये निर्वाह कृषि है ना, कि जो खुद का घर का भी चल सके और प्लस साथ ही साथ हमारा जो कुछ प्रौद्योगिकी में भी कुछ स्तर में कुछ काम आ सके, यानी कि उद्योग धंधे में वो भी मतलब इसमें हो सके। साथ ही साथ इसमें आपको निर्वाह कृषि में एक और कृषि के बारे में बताया, गहन निर्वाह कृषि, कि गहन निर्वाह कृषि किसे बोलते हैं, और आदिम निर्वाह कृषि, इन दोनों में भी वर्गीकृत करके हमें आगे समझाया गया है। इन्हें भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा रोचक तथ्य को पढ़ लेते हैं माय फ्रेंड्स। रोचक तथ्य में हमें क्या बताया गया है? इस प्रकार के कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद्य और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिकता रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स बताया जा रहा है जैसे कि बहुत जगह खाद के थ्रू मतलब फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर हमारे ये जो जैविक खाद्य के थ्रू निकाला जाता है। जैविक खाद्य आप जानते हैं, जैविक खाद्य जिन्हें हम प्राकृतिक तौर पे निकालते हैं, जैसे गोबर और कुछ कुछ वैसी जगह जहाँ पर हमें खाद का प्रयोग न करना पड़े, केमिकल का प्रयोग न करना पड़े, है ना, हम प्राकृतिक तौर पे उस फसलों को उत्पादन करें, तो वो तो फ़ायदेमंद होंगे ना, और वो सबसे बेस्ट भी होता है, जिनसे हमारी भूमि भी उर्वरक रहती है और हमारा भी मतलब शारीरिक कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा उस फसलों को खाने से। तो ये हमें बताया जा रहा है इस पॉइंट में। आगे मेरे फ्रेंड्स चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा उसमें निर्वाह कृषि के बारे में, कि साथ ही इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आनुवंशिकता रूप से ये नहीं किया जाता। जरूरी नहीं कि जैसा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मतलब करते आए हैं उसी प्रकार से ये चले। इनमें अपना माइंड का भी मतलब अपना कौशल के अनुसार भी इसको किया जा सकता है। यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। बिल्कुल छोटे से भूखंड पे, छोटी सी भूमि का खंड जो होता है उस पर अपने छोटे छोटे नॉर्मल साधारण जो औजार होते हैं उस पर अपनी मेहनत के थ्रू, यानी अपने श्रम, अपनी शारीरिक बल के आधार पर वो खेती करता है। चाहे वो अधिक धूप वाले दिनों में करता है या फिर जिस टाइप की भी जलवायु हो, और उर्वरक मृदा वाले खेत में, जहाँ उर्वरक मृदा वाले खेत में, ऐसे नहीं कि बंजर भूमि में निकल पड़े इतना मेहनत करने के लिए, नहीं, उसमें तो कोई करने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं। तो वहाँ पर जहाँ पर जो हमेशा करते आ रहा है और उनसे उसको प्राप्त लाभ भी हो रहा है, वैसे खेतों में मतलब वो मृदा वाले खेत में कर रहा है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है, ये भी बात सही है। जरूरी नहीं कि एक साल में आप एक ही फसल को उगा सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जैसे चावल मुख्य फसल होती है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि चावल मुख्य हमारा फसल होता है यहाँ का। अन्य फसलों में जैसे कि चावल को छोड़कर हम और अन्य फसलों की बात करें कि और भी मुख्य में क्या हम देखेंगे, तो गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल भी हैं। और गहन गेहूँ भी है, मक्का भी है और दलहन भी है, तिलहन भी है, तिल भी है, दाल वगैरह भी लिया जाता है, ये सब भी है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो गहन निर्वाह कृषि होता है ना, वो मुख्य तौर पे, यहाँ जो मेन टॉपिक हमारा किस पर है, गहन निर्वाह कृषि पर। तो गहन निर्वाह कृषि जो ये होता है हमारा दक्षिणी ओर पे ज़्यादा होता है, दक्षिणी पूर्वी में आप ले लीजिए, और साथ ही साथ पूर्वी एशिया में,
एशिया की हम बात करें तो एशिया में पूर्वी साइड का जितना भी आपका देश आते हैं उन साइड में आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम दक्षिणी में बात करें तो दक्षिण और पूर्वी एरिया को मिला के, दक्षिणी और पूर्वी एरिया आप जानते हैं ना कि दक्षिणी और पूर्वी क्या, नीचे की ओर यहाँ हमारा दक्षिणी एरिया हो गया और यहाँ हमारा पूर्वी एरिया हो गया। इसे मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पर हम डायरेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन का मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ, आप देख लीजिएगा यदि आपको डायरेक्शन को पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के लोग प्रॉब्लम है तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया है, इस साइड का हमारा पश्चिम है, ऊपर का जो हमारा होता है वो उत्तर होता है, नीचे का हमारा हिस्सा दक्षिण होता है। ये पूरे वर्ल्ड में हो गया, जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं इंडिया की बात करें, आप वर्ल्ड में कहीं भी रहे लेकिन ये हर जगह पर ये लागू होता है, ये साइन के थ्रू। चाहे आप खड़े होकर बीच में मान लीजिए कि दोनों हाथों को फैला करके भी आप पूर्व की ओर है, पीछे वाला आपका पश्चिम की ओर आएगा पीठ, और जो आपका बायां हाथ आएगा वो आपका उत्तर की ओर और दाहिना हाथ आपका दक्षिण की ओर आएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम गहन निर्वाह कृषि के बारे में बात कर रहे हैं दक्षिणी ओर, हम मुख्यतः दक्षिणी ओर के बारे में बात कर रहे हैं, दक्षिणी और पूर्वी ओर, यानी कि दक्षिणी और पूर्वी ओर इस हिस्से वाले में बात की जा रही है, और साथ में पूर्वी एशिया। तो यहाँ का पूर्वी एशिया के बारे में, एशिया में बात किया जा रहा है कि ये सब जगह जो संघन जनसंख्या वाले जो होते हैं मानसून प्रदेशों में प्रचलित है, यहीं पर इन सब चीज़ों का यानी कि चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन तिलहन की मतलब खेती अच्छे से की जाती है। और यहाँ आदिम निर्वाह कृषि के बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। जो आदिम निर्वाह कृषि यानी कि गहन निर्वाह कृषि में सिर्फ कृषि से रिलेटेड, आपको फसलों से रिलेटेड बताया जा रहा है, और गहन का कहने का मतलब एक गहराई से रिलेटेड है ना, जहाँ ज़्यादा घनत्व है। यहाँ पर जनसंख्या भी देखिए आपको घनन बताया गया है। और यहाँ आदिम से आपको कहा गया कि सिर्फ इसमें फसलों से रिलेटेड नहीं, यहाँ पर आपको कृषि तो होती है, स्थानांतरीय कृषि भी बताया जा रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाना, मतलब वो कृषि इसमें आदिम कृषि में आ रहा है। और चलवासी पशुचारण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला करके जो पशुचारण भी आपको इसमें सम्मिलित है, वो आपको आदिम निर्वाह कृषि में बोला जाया जा रहा है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, इसे चलिए समझ लेते हैं। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के संलग्न वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरीय कृषि के कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही बात अभी बताया ना, एक स्थान से दूसरे, जहाँ पर आपको लगे कि अब मेरा यहाँ से मतलब कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ से कृषि में स्थानांतरित कृषि कहने का मतलब स्थान से रिलेटेड आपको बता रहा है कि एक जगह से दूसरे स्थानांतर करना, ठीक है। तो इस नाम से ही झलक रहा है, स्थान से रिलेटेड हमारा स्थानांतरी करना, अरे एक जगह से ऐसा, तो ऐसा क्यों बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ आपको जगह बताया जा रहा है ना, जहाँ पर अमेज़न बेसिन के बारे में बताया जा रहा है कि जो अमेज़न बेसिन है यहाँ का जो संलग्न वन क्षेत्र है, और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में चाहे दक्षिण पूर्व एशिया में हो गया, यहाँ पर आपको उत्तरी पूर्वी भारत के बारे में भी बताया जा रहा है। उत्तरी पूर्वी कह रही हूँ मैं, उत्तरी पूर्वी अभी हमने ऊपर बात की थी ना, उत्तर ऊपर की ओर और पूर्वी हमारा जो राइट हैंड साइड जो अभी मैंने साइन बनाया था, तो उस साइड की तरफ बताया। यहाँ पर देखिए आपको जहाँ पर संघन, वहाँ ऑब्वियसली वहाँ पर भारी वर्षा होगी तो वनस्पतियाँ बहुत अच्छे से तीव्र और प्रजनन वाले क्षेत्र होंगे, वहाँ पर वृक्ष वहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में होंगे। तो इस टाइप के जो जहाँ पर स्थान है वहाँ पर वृक्षों को कुछ जगह पर क्या किया जाता है कि काट करके उसको जला करके वहाँ को भूमि को साफ किया जाता है ना, और वो जो साफ हो जाती है तो उसको बनाया जाता है एक तरह से अपना कृषि लायक उपयोग करने के लिए भूमि को बनाया जाता है। और वहाँ जो जलाया जाता है और जलने के बाद वो जो राख होती है उससे क्या किया जाता है, उस राख को मृदा में मिलाया जाता है, और मिला करके उसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा, इन सब जो फसल होते हैं ना, इस टाइप के फसलों को वहाँ पर
उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है। और फिर इससे क्या होता है, जब होता है कुछ समय चलो चलता है, लेकिन भूमि की उर्वरता की समाप्ति यदि हो जाए, यानी कुछ समय तक चलो ठीक है चल रहा जब तक चल रहा है, लेकिन जब लगे कि अब यहाँ से फसलों का उत्पादन बहुत ही कम हो रहा और कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है उसका होने से, होना ना होना दोनों बराबर लग रहा है, तो फिर वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, उस भूमि को छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ उनको फिर से वही चीज़ करने लायक वैसे स्थान पुनः प्राप्त हो। और जब वो उस जगह को छोड़ देंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो इससे क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, पहला फ़ायदा होगा कि वो भूमि को उतने समय तक स्थिरता मिल जाएंगी ना, अपना आराम मिल जाएगा कुछ समय तक, फिर नेचुरल तरीके से फिर से वो तैयार होंगे। क्योंकि एक ही जगह पर बार बार कृषि करने से उस भूमि की उर्वरता शक्ति वाकई में घटते घटते खत्म भी हो सकती है। तो अच्छा था उसे कुछ समय के लिए परत भी छोड़ देना सही होता है। उससे क्या होता है, वो वापस पुनः अपने लिए फिर से निर्माण कर लेती हैं, अच्छे से मृदा अपना भूमि को तैयार कर लेंगे उत्पादन के लायक। तो फिर दूसरी जगह ये जाएंगे और वहाँ पर फिर कर्तन और दलहन कृषि के रूप में भी वो, मतलब इस चीज़ को, ये जो स्थानांतरित कृषि है उसको कर्तन एवं दलहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। दो प्रकार का मतलब इसमें नाम दिया गया, वो बताया जा रहा है। आगे चलते हैं माय फ्रेंड्स, जलवासी पशुचारण। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जलवासी पशुचारण जो होता है, जलवासी पशुचारण सही है, सहारा जो होता है वो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के ही कुछ भाग, जैसे कौन कौन से भाग में भारत के हम देखें तो राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब में ये जलवासी पशुचारण चलता है। हर जगह ये मतलब नहीं होता है, लेकिन जहाँ होता है वो आपको बताया जा रहा है। और इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायुक बाधाओं और भूभाग के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्य भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खान और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। देखिए यहाँ कितना अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर भी दिया गया है कि जलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ है, यहाँ ऊँट के साथ है, वो बताया जा रहा है कि ऊँट के साथ है। और भी बहुत सारे ये मतलब एनिमल्स को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऊँट को मुख्य रूप से रखा जाता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भेड़ को भी रखते हैं, कौन, पशुचारक को ना, जो पशु को पालते हैं और उनके थ्रू अपना मतलब जीवन यापन करते हैं, उनसे जो भी दूध, मांस, ऊन, खाल, ये सब जो उत्पाद होता है ना, वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको पालते हैं तो पालते भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें लेकर घूमना पड़ता है उन्हें, ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह स्थित हो गए, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान निश्चित मार्गों में से घूमते हैं। तो इसी, और साथ ही साथ क्योंकि जलवायु सब जगह का अलग अलग है ना, तो एक जगह ये टिक नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए घूमते हैं। तो पशुचारक अपने मुख्य भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां ये सब पालते हैं। कौन कौन सा पालते हैं, भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां ये पालते हैं, जिनसे उनको क्या क्या मिलता है, दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद भी, और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जिनसे इनको प्राप्त होते हैं और इनका जीवन चलता है। ये किस चीज़ में आया हमारा, जलवासी पशुचारण। जलवासी, जल का कहने का तात्पर्य है माय फ्रेंड्स चलना, चल चल के वास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, क्यों, ताकि उनका जो गृहस्थी जीवन है वो चलता रहे और वो रुके ना, और इन जानवरों के थ्रू उनका चलता रहे। तो ये चलवासी पशुचारण, मुझे नहीं लगता ये नाम से अब आपको याद नहीं होगा, चलवासी पशुचारण। इससे पहले हमने कौन सा देखा, स्थानांतरी कृषि, है ना, स्थानांतरी यानी स्थान को एक जगह से दूसरी जगह फसलों के माध्यम से एक जगह से अदर जगह पर जाना। और इसमें चलवासी में क्या था, चलवासी में पशुओं के थ्रू। और यहाँ पर माय फ्रेंड्स उससे पहले हमने क्या देखा था, उससे पहले आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है, इसमें फसलों के अलावा वो पशुचारण भी किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि हम देख सके, ये घनत्व वाले जगह पर किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाणिज्य कृषि है और वाणिज्य कृषि को हम पढ़ेंगे। वाणिज्य कृषि में हमें क्या बताया जा रहा है कि वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है और इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। चित्र 4.5 में देखें, यहाँ पर आपको 4.5 में देखिए दिखाया जा रहा है कि गन्ने की रोपण कृषि,
गन्ने का रोपण कृषि, रोपा गया है किस चीज़ का, गन्ने का। तो यहाँ गन्ना आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से। अब गन्ने का क्या फ़ायदा होगा तो आप जान रहे हैं, गुड़ बनाने के लिए या गन्ने का रस भी जूस भी बनता है और उससे बहुत आइटम्स बनते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो इन सब चीज़ों को लगाया जाता है। और वाणिज्य, वाणिज्य कृषि कहने का तात्पर्य माइंड में सेट कर लीजिए माय फ्रेंड्स, वाणिज्य से रिलेटेड, ये कॉमर्शियल से, ये बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसमें बिजनेस जहाँ नाम आया समझिए क्रय विक्रय, इट मीन्स बेचना खरीदना। बेचना खरीदना जहाँ वहाँ माइंड में रख लीजिए पैसा, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के आपको टोटल ओवरऑल बोल रहा है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप में उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यहाँ पर हमें माय फ्रेंड्स बताया जा रहा है वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में, जहाँ पर जो फसलें होती हैं वो किस उद्देश्य से उगाई जाती है। तो वाणिज्य यानी कि हम एक तरह से कॉमर्शियल लाइन, बिजनेस लाइन के वाणिज्यिक अनाज कृषि को फसलें जो होती है वो किस उद्देश्य से लगाई जाती है, वो मेन बिजनेस पर्पस से यानी कि वाणिज्यिक उद्देश्य से लगाई जाती है। इसमें क्रय विक्रय, हम जानते हैं वाणिज्य कृषि में वाणिज्य कहने का तात्पर्य हमारा बिजनेस लाइन यानी क्रय विक्रय जहाँ आती है। फसलों का हम उत्पादन इस मुख्य उद्देश्य कर रहे हैं ताकि उनको हम मार्केटिंग में अच्छे दाम में बेच सकें और उनसे हमें पूर्ण रूप से उनसे ज़्यादा जितना भी हमें फल प्राप्त ज़्यादा से अधिक हमें मिल सके। तो ये जो उद्देश्य जो वाणिज्य से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या उगाई जाती है वाणिज्यिक अनाज कृषि में माय फ्रेंड्स, तो गेहूं, मक्का, अनाज ये सब सामान्य रूप से उगाई जाती हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया, शीतोष्ण घास मैदानी, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर ये प्रमुख यहाँ के क्षेत्र हैं और ये सैकड़ों हेक्टेयर्स में ये फॉर्म्स को लगाए जाते हैं। साथ ही साथ हम मिश्रित कृषि के बारे में बात करें तो मिश्रित कृषि के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो मिश्रित कृषि नाम से झलक रहा, मिश्रित यानी कि एक फसल नहीं कई फसलों का मिश्र होना। तो ये किस प्रकार से होते थे, तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे के फसलें उगाने व पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। क्या प्रचलित है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि की बात करें तो ये जो भूमि है मेन भोजन तो इंतजाम करने में, साथ साथ चारे जो फसलें जो बची कुची जो होती है ना, जिनमें से फसलों में से सारे के सारे अनाज को अलग कर दिया जाता है, जो बचे हुए जो घास मटेरियल्स होते हैं माय फ्रेंड, तो वो जो चारे का जो काम करते हैं उनको भी वो चारा किसके काम आएंगे, वो पशुओं के काम आएंगे, किस चीज़ के, खाने के। तो वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ को मिला करके टोटल का उपयोग किया जा सके A to Z, यानी किसी चीज़ को बर्बाद ना हो सके। तो इन सभी को ध्यान रखने के हुए मिश्रित कृषि यहाँ पर आपको इसमें बताया जा रहा है। यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना या पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ये सब भी यहाँ पर मिश्रित कृषि को अपनाते हैं। यहाँ पर माय फ्रेंड्स रोपण कृषि के बारे में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है। रोपण कृषि के बारे में आइए समझ लेते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार का जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स आपको एकल कृषि के बारे में बताया जा रहा है कि एकल कृषि को यानी कि एक भूमि पर एक कृषि को मतलब एक अनाज को लगाया जाता है। जैसे कि कुछ जगह पर गांव में क्या होता है कि गेहूं के साथ साथ चलो कुछ फसलों और अनाज लगा दी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें तो सरसों साथ में लग गया, दोनों की कटाई भी एक साथ हो गई, अलग अलग दोनों को बाद में छाट दिया जाता। तो एक ही फसल एक ही भूमि पर हम 2-3 प्रकार का फसल लगाते हैं, वो अलग हो गया। यहाँ पर आपको बताया जा रहा कि एक का एकल यानी कि एकल फसल को एक ही फसल को एक जगह पर लगाई जाती है, उसको एक तरह से ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रम की, मेहनत की और शारीरिक मेहनत तो लगती है, साथ साथ आपको पूंजी यानी कि पैसों की भी मनी होती है, पूंजी लगता है ना, तो अच्छा खासा मनी इसमें भी लगता है और खर्चा काफ़ी होता है। उत्पादन का
प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के इसके कुछ उदाहरण हैं। हम जानते हैं जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होगा माय फ्रेंड्स, वहाँ पर उसी चीज़ का उत्पादन जहाँ होगा, जहाँ की जैसी भूमि होगी, जैसी मृदा होगी, जैसा जलवायु होगा, मौसम जैसे होंगे, ओवरऑल सभी चीज़ों को देखते हुए उस चीज़ का उसी फसल को उगाया जाता है। यदि वहाँ की कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हुई, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे फिगर में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें वो फसल वहाँ पर नहीं लगेंगे। यहाँ पर हमने किसानों को देखा था ना कि किस प्रकार से ये भूमि को ध्यान निवेश, जैसे क्या भौतिक निवेश जो बताया जाता है, तो उसी के अंतर्गत मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सब चीज़ भौतिक पे भी डिपेंड करता है ना, कि नेचुरल भी किस प्रकार से उन पर भी डिपेंड करता है, तो ही जाके श्रम और पूंजी लगाना वहाँ पर फायदेमंद है। यदि नेचर वहाँ पर सूखा रहेगा, वहाँ पर मृदा की उर्वरकता शक्ति रहेगी नहीं, वहाँ पर पानी की कमी रहेगी, और हम वहाँ पर फसलें यदि लगाएं, वैसी फसलें जिनमें पानी बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो क्या आप ही बताइए वहाँ पर क्या उत्पादन सही तरीके से होगा? नहीं होगा ना। वहाँ पर कम पानी वाली यदि हम फसलें लगाएं तो ही उससे हमें कुछ प्राप्त होगी ना। तो जैसी जगह जैसा जो डिमांड, हमें उसी अनुसार अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तब तो उसके अनुसार हम श्रम और पूंजी लगाएंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए केले का रोपण कृषि आपको दर्शाया गया है कि केले का रोपण कृषि को हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है फिगर के माध्यम से, आप देख सकते हैं चित्र 4.6 में। तो यहाँ पर हमने रोपण कृषि को समझा मेरे फ्रेंड। यहाँ पर आपको यह भी बताया जा रहा है कि मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत में श्रीलंका में चाय किस प्रकार से उदाहरण है। तो माय फ्रेंड्स, मुझे लगता है रोपण कृषि और यहाँ पर मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक अनाज, ये सारे वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। और हमने चलवासी पशुचारण, स्थानांतरीय कृषि और साथ साथ आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह कृषि को निर्वाह कृषि के माध्यम से जाना, जो कि कृषि के प्रकार है। तो आज के लिए माय फ्रेंड्स इतना ही। आपका इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले पार्ट में हम इसके बाद मुख्य फसलों को हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।